अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी और देख रहे हैं आप शो जिसका नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद चौधरी साहब आपके सामने मौजूद हैं। एक चीज़ आपको कहनी है कि हमारे दोस्त नीचे कंप्लेन कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आपकी ओल्ड वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप ओल्ड वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा, ये फेक चैनल्स हैं जो हमारी वीडियोस चुरा के लगा रहे हैं। तो अगर किसी भी आप ऐसे चैनल को, ये वीडियो को देखते हैं तो आप उसे रिपोर्ट करें। हमने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, आप भी उसे रिपोर्ट करें। थोड़ा टेक्निकल इशू होता है या कुछ ग्राफिक्स वगैरह या कुछ चीज़ें ये चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉपी स्ट्राइक्स के अंदर थोड़े से इशूज आ जाते हैं। लेकिन आप जिस भी वीडियो को देखें और आपको पता चले वो एनटीवी पे नहीं है, हमारे इस चैनल पे नहीं है और हमारी है, तो आप उसे रिपोर्ट कर दिया करें। हमारी तरफ से कोई पुराना व्लॉग कभी भी अपलोड नहीं होता। आप तो ताज़ा भी शुरू कर देते हैं। अब तो 1-2 घंटे के बाद ताज़ा भी लगा देते ताज़ा हैं। भी लगा देते ताज़ा हैं, भी ये चोरी कर देते हैं। मतलब इस काम में तो महारत है ही पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल आप रिपोर्ट जरूर कीजिएगा, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन गलती में हमें हमें ना रिपोर्ट कर देना। ये आपने याद रखना है कि आप अपना बल्कि मैं चोरों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि यार आप इतने ज़हीन लोग हैं, जब आप एक वीडियो चोरी करके लगा के उससे अच्छे भले पैसे कमा सकते हैं, तो अपना काम क्यों नहीं करते? बल्कि बेहतर ये है कि आप हमसे राब्ता करें, हम आपको ट्रेन करते हैं, हम आपको मौका देते हैं और उसके बाद आप अपने चैनल बनाएँ ताकि प्रोग्रेस कर सकें, तरक्की कर सकें, बजाय इसके चोरी का माल और उसके ऊपर स्ट्राइक्स होती रहेंगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ये एक छुप के करने की क्या ज़रूरत है? जब अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हो आपको, तो आप उसे प्रॉपर इस्तेमाल करें। अपना आप नंबर देते हैं ताकि या नीचे कमेंट्स में डाल दें, आपसे फ़ारूक साहब राब्ता कर देंगे, हम आपको आपका चैनल खड़ा कर देंगे, आप ज़रूर करें और काम करें, हमारा क्या जाता इससे अच्छी ऑफर नहीं हो सकती। ठीक है। है। अच्छा चलें जी, अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। पाकिस्तान के दो बड़े शहर शदीद खतरे में हैं इस वक्त, और क्या सिचुएशन आपको बताएंगे। अमेरिका ने तीसरी आलमी जंग के हथियार निकाल लिए हैं, और ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो जंग लड़ रहा है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हमले नहीं रुकेंगे, ट्रंप जज्बाती हो गए और ट्रंप गुस्से में पागल है इस वक्त, और उसने कह दिया है कि मैं ये हमले नहीं रोकने वाला। लेकिन दूसरी तरफ एक मुज़ाकरात की भी बात हो चुकी है, तो इस सबसे ये जानते हैं कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो ये ट्रंप का जज्बातीपन क्या चीज़ है, क्या वाकई हमले नहीं रुकेंगे? और एक साइड पर ईरान ने कुछ ऐसी धमकी दे दी, और इतनी बड़ी धमकी है कि ईरान ने यह सोच लिया है कि या हम नहीं या तुम नहीं। और वाकई इस दफा इसे लग रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लग यही रहा है कि ये दोनों मुल्क एक दूसरे को खत्म करने के दर पे आए हुए हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी, सिकंदर मोमिनी साहब का जो वजीर दाखिला है ईरान के, उनका पाकिस्तान में दौरा हुआ था, उस दौरे में क्या बातें हुई, वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान ने क्या पैगाम दिया और वहां से क्या पैगाम आया, और अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है सऊदी अरब वाली साइड पे। पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता शायद जंग में घसीट लिया जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन सिचुएशन पैदा हो रही है। फिर आपको ये बताएंगे कि काकरोच मोदी को खा गए, और ये बात हकीकत है। जन जी ने तबाही मचा दी है इस वक्त भारत के अंदर। लेकिन इस स्टोरी से आज हम अपना वीलॉग शुरू करने वाले हैं। मैंने एक चीज देखी पाकिस्तान में कि हम लोग भी एहतजाज देखते हैं, हमारा एहतजाज होता है शख्सियात पे, कि हमारी ये शख्सियत है, हमारी ये डिमांड है और ये शख्सियत हमें चाहिए, इसके ऊपर हम एहतजाज करते हैं। लेकिन एहतजाज होना क्या चाहिए? एहतजाज होना चाहिए टारगेटेड। आप ये बताएं कि आपके कितने महकमे हैं जिनसे आप मुतमईन हैं, जो आपको लगता है कि अभी उनमें बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। हमारे तमाम महकमों के ऊपर मिनिस्टर्स हैं या उनके बड़े कोई ना कोई बैठे हुए हैं। कभी हमारी जन जी ने या किसी ने सोचा कि इस चीज के बारे में पूछा जाए या बात की जाए कि हमारी ये चीज ठीक क्यों नहीं है? ये है शायद आपका असल इनकलाब। लेकिन हम क्या चाहते हैं? साड़ा बंदा बाहर कटो। ठीक है, तो ये होगा आज हमारा पहला टॉपिक। और चौधरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी टॉपिक पे थोड़ी सी रोशनी डालें और ये बताएं कि हमें भारत के ऊपर जो मोदी कर रहा है, ये तो वही हो रहा है, ये जूते जो खा रहा है ये डिजर्व करता है, ये ठीक है। लेकिन हमें भी क्या ऐसा ही करना चाहिए? और भारत में इस वक्त क्या सिचुएशन है? ऐसा ही नहीं, मतलब अल्लाह ना करे कि हम ये कभी सपोर्ट नहीं करते कि बाहर निकल के आप तोड़ फोड़ करें, लेकिन हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए जो हमें आवाजें उठानी है? तो ये टॉपिक लीजिए, बताइए। अब जब गोरा आया था ना यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उसने यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट्स दिए, 3 उसने प्रॉपर इदारे कायम किए। पहला इदारा जो रेगुलर आर्मी है, उसने रेगुलर आर्मी बनाई। उससे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, और यहाँ पे सिर्फ तमाम जो बड़े-बड़े नवाब थे या शहजादे थे या बादशाह थे, छोटे बादशाह एक तो बड़ा एम्परर होता है ना जी, शहंशाह। उसके बाद वो छोटी-छोटी सल्तनतें देता है, और उन सल्तनतों के अंदर जो वो एक इंडिपेंडेंट सल्तनत होती है, बस उसने खराज देना होता है या लगान देना होता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम 5,000 उनको फ़ौज रखने की इजाज़त थी, जिसको 5,000 भी कहते थे। तो वो 5,000 भी जो थे ना, वो दरबार के अंदर खड़े होते थे, और इसका मतलब ये था कि उनके पास 5,000 जो है वो फ़ौज है, और वो घोड़ों समेत फ़ौज होती थी। और जब बादशाह को ज़रूरत पड़ती थी, और सबको कहता था अपनी-अपनी फ़ौज भेज दें, वो अपने खर्चों पे फ़ौज वहाँ पे रवाना कर देते थे। और उसके बाद जंग होती थी, जंग के बाद जो माल असबाब होता था, आधा वो ले जाते थे, आधा बादशाह रख लेता था। तो रेगुलर आर्मी नहीं थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। गोरा आया तो उसने यहाँ पे रेगुलर आर्मी बनाई, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके प्रॉपर यहाँ पे अपनी फ़ौज बना ली, जिसमें बल्कि बरतानिया तो 1857 के बाद जाके इन्वॉल्व हुई ना उसके अंदर। उससे पहले तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसने अपनी फ़ौज बनाई हुई थी यहाँ पे। जो बंगाल रेजिमेंट जिसके अंदर वो मंगल पांडे था, जिसके बाद ये सारा आज़ादी का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था। बहरहाल जब फ़ौज बन गई तो फिर उन्हें पता चला कि फ़ौज के लिए नए बंदे चाहिए, ज़ाहिर है एक रेगुलर आर्मी है तो उसको बंदे चाहिए। अब बंदे कहाँ से आएँगे, वो एक सवाल था। फिर ये था कि रेगुलर आर्मी को हमेशा तनख्वाहें चाहिए होती हैं, उसके बाद पैसा चाहिए होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? बरतानिया से तो आएगा नहीं। तो लोकल पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, जो सिविल इंतज़ामिया है, उसका काम लगान जमा
करना था, पैसे जमा करना था, ये टैक्स जमा करने के लिए बने थे। इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं वो टैक्स कलेक्टर्स होते थे। तो वो टैक्स कलेक्टर हो गए, फिर उन्हें पता चला कि टैक्स कलेक्टर्स के लिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए और फिर फौज के लिए बंदे चाहिए। अब ये बंदे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम था जिसके अंदर रट्टा सब कुछ होता था। उसके अंदर कोई बंदे को सलाहियत नहीं देनी होती थी क्योंकि उसने सारे दिमाग तो अपना इस्तेमाल नहीं करना, उसने सिविल ब्यूरोक्रेसी में जाना है, लोकल लोगों को डंडे मारने हैं, फेंटा लगाना है, या उसने फौज के अंदर जाना है और उसका काम भी लोकल लोगों को फिक्स करना है। इस फौज ने बाहर जाके कुछ जंग नहीं लड़नी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो फिर एक एजुकेशन सिस्टम जो था उसके अंदर सिर्फ था कि अंग्रेजी रटाई जाए, मैथमेटिक्स थोड़ा सा कर दिया जाए, थोड़ी सी केमिस्ट्री, थोड़ी सी फिजिक्स, एक दो जुबानें वो सीख जाए, सीधा होकर बैठना। जैसे कि अभी भी आप किसी क्लास में जाते हैं ना तो टीचर को देख के सारे खड़े हो जाते हैं स्टूडेंट। ये फौज की है, रेजिमेंटेशन है ना, यानी फौज का स्टाइल है ना। वही सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएंगे, सीनियर आएगा, सब खड़े हो जाएंगे। और अक्सर लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ऐसा लगता है जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एहतराम जो है वो टांगों के अंदर होता है कि आपने बंदे को देखने खड़े हो जाना, इसका मतलब है कि उस बंदे का जो एहतराम है आपकी टांगों में है। जिसके घुटने कमजोर हैं वो एहतराम नहीं कर वो सकता। एहतराम नहीं कर सकता। तो बहरहाल वो सिस्टम जो था ना, अब जब आज़ादी हुई तो उसके बाद अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात है, यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम ये था कि लोकल लोगों को दबाना है। आज भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लोगों को दबा रही है। कोई भी मशीन आ जाता है उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो इनहेरिटेंस में आया हुआ है और डीएनए के अंदर है। और जो फौज है उसने भी लोकल लोगों को फिक्स करना था, उसने बाहर तो जंग लड़नी नहीं थी। तो सब कॉन्टिनेंट की फौजें जितनी है ना वो लोकल को बड़ा फिक्स करती हैं, बाहर उनको लड़ना पड़े तो थोड़ा सा घबरा जाती हैं। जैसे कि इंडियन आर्मी है, वो जब चाइनीज के साथ उनकी आमना सामना हुआ तो वो 2000 चाइनीज से उनकी पूरी रेजिमेंट को खड़का के चले गए और ये कुछ भी नहीं कर सके, जो गलवान में हुआ था। जो गलवान में हुआ। इसी तरह ये बल्कि एक लाहौर की रेजिमेंट थी ये पूरी, जिसके अंदर 5200 बंदा था, 5200 बंदा। पहली जंग अजीम में वो गविंची गए, गविंची एक शहर है फ्रांस का, वहां पे सारे के सारे मर गए। मर गया एक बंदा भी, वहां पे पूरा म्यूजियम है इंडियन आर्मी का। अच्छा। और वहां पे उर्दू में खत लिखे हुए हैं, गुरमुखी में खत लिखे हुए हैं। और लाहौर की रेजिमेंट थी, सारी लाहौरी रेजिमेंट थी, जिसके अंदर वजह सिख क्या थे, भाई? उसके अंदर सिख थे, हिंदू थे, मुसलमान थे। उसकी वजह ये कि कभी बाहर जाके तो लड़े नहीं थे ना, वहाँ सर्दी बहुत थी तो बाहर से गोली लग जाती थी। यहाँ ये था कि लोकल को फेंटा लगाना होता था, लगा लेते थे। तो जब रियल जंग हुई तो उसके बाद वो भागे। तो ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसका एक ही मकसद था कि उसने गुलाम पैदा करने, और उन गुलामों ने कहाँ पे काम करना है, उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना है, फौज के अंदर काम करना है। तो इसलिए सिर्फ रटे के ऊपर बेस हमारा एजुकेशन सिस्टम था। अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद इसे आज़ाद होना चाहिए था और माइंड एम्प्लाई होना चाहिए था, लेकिन वो उसी तरह चला आ रहा है। इंडिया के अंदर जो है ना वो यही सूरत है, इंडिया के अंदर है। तो अब वहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम सोनम वांगचांग है, और ये वांगचक वांगचक। ये जो है ना वांगचक साहब जो है ना ये बेसिकली लद्दाख के रहने वाले हैं। और अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो उसके अंदर एक स्कूल दिखाया गया है जिसके अंदर वो साइकिल से भेड़ों की भेड़ों की ऊन उतार लेते हैं। और फिर उन्होंने बल्कि इसने एक बड़ा कमाल ये किया कि इसने वहां ना पानी के लिए ना इसने बर्फ के एक अजीबोगरीब से टीले बनाए। जब वो बर्फ पड़ते हैं ना तो उनको टीलों को इकट्ठा कर टीला सा बना देते हैं और उसके ऊपर जो है उसको लेप करके ना उसको स्टोर कर लेते हैं उस बर्फ को। और बाद में जब गर्मी आती है तो उसी वो बर्फ पिघल जाती है तो उसी से फिर वो अपनी कल्टीवेशन भी कर लेते हैं और पीने का पानी भी ले लेते हैं। तो इस बंदे का दिमाग बड़ा जबरदस्त है। और इस स्कूल के अंदर दाखिले के लिए जरूरी है कि आप रेगुलर जो एजुकेशन उसमें फेल हुए हों। जितनी मरतबा फेल हुए होंगे ना उतनी आपकी क्वालिफिकेशन बेहतर है। अच्छा। तो ये रखते ही ऐसे लोगों को है जो फेल्ड होते हैं और उससे फिर ये काम लेते हैं और उनका दिमाग बड़ा जबरदस्त है। और ये जो कन्वेंशन सिस्टम उसके खिलाफ है, वो ये कहता है कि इस सिस्टम का कोई फायदा नहीं है, याददाश्त की बेस पे। दूसरा ये हर साल पर्चे जो होते हैं वो लीक हो जाते हैं, लोग पैसे दे के तो पेपर्स कर लेते हैं और उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं और वही फिर पूरे सोसाइटी को चलाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। इस दफा की जो मूवमेंट का आगाज है वो भी पेपर लीक से हुआ। पेपर लीक से स्टार्ट हो। पाकिस्तान के अंदर भी पेपर लीक होते हैं, यहाँ पे भी शोर शराबा होता है, लेकिन इस तरह नहीं कभी। तो इस मरतबा इस तरह वाकई मुझे लगता है यहाँ खुशी मनाई जाती है। यहाँ पे हुआ ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये जो जेंजी है उनको कॉकरोच करार दे दिया था। तो वहाँ पे इंटरनेट के ऊपर एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक किस्म की फॉलोइंग होगी और उन्होंने सोशल मीडिया पे लगे रहे। फिर जब ये पेपर लीक हुआ ना तो उसके बाद वो सड़कों पर आना शुरू हो गए। वो सड़कों पर आना शुरू हो गए तो वज़ीर तालीम साहब जो है ना इससे आप फौरी तौर पर इस्तीफा लें, क्योंकि इसकी वजह से पेपर जो है हर मरतबा लीक हो जाते हैं और यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं उसके बाद जली तरीके से पढ़ के और इम्तिहान में कामयाब। तो साहब देखिए ना, बात ठीक लगती है कि जिस सेक्शन के हेड ने जिसके अंडर ये काम हुआ है वो इस्तीफा देगा तो कल को ये मामला कंट्रोल होगा, ये कंट्रोल करे। तो उसके बाद फिर वो जेंजी इकट्ठे हो गए, वो जंतर मंतर एक वहाँ पे एक जगह है दिल्ली के अंदर, वो पार्क है, वहाँ पे इकट्ठे हुए। वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने फेंटा लगा दिया। जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पे मैंने कहा ना पुलिस भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसका काम लोकल को फेंटा लगाना, तो उन्होंने लगा दिया। तो उसके बाद 180 बंदे वहाँ पे जख्मी हो गए, जिसमें से 110 या 115 जो थे, 120 पुलिस वाले खुद थे। लड़कों ने, लड़के लड़कियों ने ऐसे जेंजी ने फेंटा लगा दिया उनको। 60-70 के करीब जो हैं वो जेंजी हैं। उसके बाद वो मोमेंटम पकड़ती चली गई। इस दौरान सोना में वांगचक साहब ने इतना किया कि उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। वो भूख हड़ताल कर दी तो ये ज्यादा फैलता चला गया। काफी दिन से भूख हड़ताल पे थे। अब उसको पकड़ के तो बल्कि उठा के ले गए अस्पताल में, कहीं फौत ना हो जाए, तो उसको जबरदस्ती खुराक दे रहे हैं वो। तो बहरहाल एनी हो, अब उसके अंदर एक्टर्स आ गए हैं, उसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए हैं, उसके अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आ गए हैं, उसके अंदर
इन्फ्लुएंसर्स आ गए और उसकी वजह से अब ये मोमेंटम फैलता चला जा रहा है। अब इन्होंने जो उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसका घेराव किया हुआ है, उसके सामने बैठे हुए हैं। आज वो प्रकाश जो एक्टर है, प्रकाश झा शायद। प्रकाश झा नहीं है, प्रकाश समथिंग और है, वही जो मोटी मोटी आंखों वाला हो गया, जो ठीक है, सोन वो जी ना, तो क्या नाम था उसका यार, एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फिल्म थी जिसके अंदर था, मैं आई डोंट नो, मैं भूल गया वो जयकांत शेखर की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो क्या मजेदार एक्टिंग करता है ये सारा, असर के ऊपर हाथ फेर के, और उसके बाद जो, तो वो बहरहाल वो पहुंच गए वहां पे, शबाना आजमी साहबा वहां पहुंच गई, फिर इसके अलावा बाकी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उन्होंने वीडियोस बना के वहां पे, नसीर साहब ने भेज दी। नसीरुद्दीन शाह की वीडियो बड़ी खौफनाक आ गई, उन्होंने बड़ी स्कील किस्म की उर्दू जो है ना गालिब की, उसके अंदर उन्होंने खड़का दी, और उससे फिर बहुत ज्यादा ये बहरान बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त तो मुझे लगता है कि ये जो जेंजी है और काकरोच जो इनको खा जाएंगे। यहाँ पे आपका एक सवाल बड़ा मजेदार है कि पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट चलती है ना, वो शख्सियत की बुनियाद पे होती है। वो कहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से क्यों निकाला, मुझे बाहर क्यों निकाला है, उसके ऊपर चलना शुरू हो जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब को छोड़ें, मरियम नवाज साहबा को रिहा करें। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मूवमेंट चल रही है, जेंजी भी कर रहे हैं और सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी लगे हैं। लेकिन जो इशू बेस्ड है ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कभी कोई तहरीक नहीं चली। एक आध मतवा चली थी वहां पे, मेरा है कराची के अंदर, जो एक खैबर पख्तूनख्वा का वहाँ लड़का था, उसको कत्ल कर दिया गया था, तो उसके ऊपर वहां पे एक शोर शराबा कराची के अंदर हुआ था। पाकिस्तान के अंदर मूवमेंट ये बड़ी कम चली है, तो जबकि जेंजी जो है ना, उसको इस काम पे आना चाहिए और इससे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर इसके ऊपर ये बाहर आएंगे ना, तो बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये शख्सियात जो है उसके पीछे लगे रहते हैं, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होता है बहुत ज्यादा। चोई साहब, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का हशर नशर हो चुका है। लोगों के एक या दो फसलें खत्म हो जाए तो किसान खत्म हो जाता है पूरे साल में। पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूं, किसी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, वहीं की वहीं कोई बाहर मंडी तलाश नहीं की गई, कोई उनके लिए खाद सस्ती नहीं है। इंडिया के अंदर बहुत होता है। हाँ, इंडिया की, बल्कि आप आपने अच्छी किया, इंडिया की, इंडियन पंजाब की बात कर लेते हैं। किसान वहां पे लेके आया, आपको पता है कि जो ग्वाले हैं, उन्होंने एक बार इस तरह किया कि कोई 8-10 हज़ार ग्वाले दूध समेत वहां पहुंच गए, और उन्होंने दूध जो है ना वो दिल्ली के अंदर उन्होंने सारा नीचे गिरा दिया, और उसकी जो बूथ थी पूरी दिल्ली की समझ गई दिल्ली को। अच्छा चोई साहब, इंडिया लेके पहुंच जाते हैं। इंडियन वजीर आला जो कहता है, वो कहता है कि मैंने अपने जिम्मेदारों के लिए, जो किसान है, बिजली फ्री की हुई है। 90% लोग, शायद कोई डिजर्विंग लोग होंगे, उनके लिए बिजली फ्री है। उसके बावजूद वो कहते हैं हमारा उनका वापडा वो पता नहीं क्या उसका नाम होगा, वो भी घाटे में नहीं है। उन्होंने अपने बहुत सारे टूल फ्री कर दिए हैं, हेल्थ में बड़ा काम किया, कार्ड्स दिए, हेल्थ में खैर हमारा भी है। वो किसानों के लिए फ्री है बिजली, वहां पे जितने फार्मर्स हैं वो सबके लिए फ्री है, लेकिन वो अपने घर के अंदर भी चलाते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, यही तो अब कहने वाली बात है कि गवर्नमेंट का काम है सहूलियात प्रोवाइड करना। अगर किसान ही डूब जाएगा, एग्रीकल्चर मुल्क है आपका, सब कुछ बैकबोन है आपकी, बैकबोन है आपकी गंदम की या किसी की पैदावार क्या है, कहाँ 100 मन से लोग ऊपर उठा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ महकमे बने हुए हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या रिसर्च कर रहे हैं। पता चलता है जी यहाँ पे गंदम की पैदावार वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आपकी एग्रीकल्चर नीचे जा रही है, आपकी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, तालीमी सेक्शन नीचे जा रहा है, हेल्थ नीचे जा रही है। ना कोई जेंजी बात करती है, ना कोई और बंदा आके इस पे बात करता है। दूध की पैदावार में पाकिस्तान चौथे नंबर पे, लेकिन खालिस दूध आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। उसने भी अपनी भैंसें अलग रखी हुई थी, क्योंकि मार्केट में उनको पता था ठीक नहीं मिलेगा। और दुनिया में नेस्ले का सबसे बड़ा जो दूध का प्लांट है वो पाकिस्तान में। हाँ, ये जो पानी का ब्रांड है, ये जो प्योर लाइफ, ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ है नेस्ले का। लेकिन आप सूरत देख लें, आपको मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट साहब को भी दूध खालिस मिलता। ये जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये कोई ना कोई महकमा हेड कर रहे हैं ना, कभी आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी स्पेसिफिकली इस हवाले से कि हमने ये कारकर्दगी दिखाई है पिछले 1 साल में? नहीं, वो स्टार्ट करते हैं वैसे मिनिस्टर जो है ना, बड़े मजेदार लोग हैं यहाँ पे। वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में, इनकी सरकर्दगी में, इनकी लीडरशिप में, यहाँ से तो वो स्टार्ट लेते हैं। और या चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में हमने बिजली जो है वो आम कर दी है। तो वो हमेशा जो होता है प्लीज करना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को, या फिर मरियम नवाज को। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देख लें, मुराद अली शाह साहब जो हैं वो किसकी, बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ से स्टार्ट करेंगे साहब। यार ये गुलामी है ना, दौरे गुलामी से बाहर ही निकल रहे हैं आप। जब आप गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप अपना माइंड, अपनी इज्जत नफ्स, उसको कब बहाल करेंगे आप, कब आबाद करेंगे जेन्युइन? तो यहाँ पे तो कोई भी इश्तिहार लगता है, आप देख लें, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर होती है। अब तो है 4, 5, 6 तस्वीरें होती हैं पक्की। उसके अंदर फील्ड मार्शल की तस्वीर होती है, उसके अंदर मियां नवाज शरीफ की, फिर उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की, फिर उसके बाद मरियम साहिबा की, फिर उसके बाद और छोटे साहब, इश्तिहार खत्म हो जाता है। एक चीज मुझे और याद आ गई, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की फौज वो वाहिद फौज है जो बाहर कुटी जा रही है। ठीक है, मतलब अंदर तो बलूचिस्तान या दहशतगर्दी हो ही रही है, यहाँ पे तो चल रहा है, लेकिन इंडिया को कुट दिया, अफगानिस्तान को कुट दिया, ईरान को कुट दिया दरमियान में। ठीक है, और जो आगे कोई धमकी देता है तो कहते हैं आजा तेरी ऐसी की तस्वीर। इस मामले में हमारी फौज इंडियन फौज से बहुत बेहतर है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बहुत बेहतर है। अच्छा जो सब, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जी, अमेरिका जो है तीसरी आलमी जंग के हथियार बाहर निकाल के आ गया है। बल्कि आप ये टॉपिक ही पूरा बता दें कि अमेरिका तीसरी आलमी जंग के हथियार क्या हैं
जो हमले नहीं रुकेंगे ट्रंप ने कहा है वो क्या है, और ये 7 मुज़ाकरात की बात क्या है? आलमी जंग जो होती है ना, पहली आलमी जंग जो हुई थी उसके बाद फिर इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज जो वार इंडस्ट्रीज थी सारे बड़े मुल्कों ने उसको बना के उन्होंने पाइल अप कर लिया था कि जनाब अगर ऐसी कोई बड़ी जंग हुई तो उसमें हमने किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करनी। तो उसी जंग अजीम के बाद भी सारे बड़े मुल्क जो है उन्होंने बहुत बड़ा जखीरा जो हथियारों का बना लिया तीसरी जंग आलमी जंग के लिए। सही। तो अब ईरान का ये क्लेम है, ईरानी कमांडर हैं उनके, और उनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल शिकारची, और उनका ये कहना है कि अमेरिका जो है तीसरी आलमी जंग के जो हथियार हैं उसको निकाल रहा है और उनको इस्तेमाल कर रहा है, और उसे हमारे खिलाफ जो है यानी कि वो तीसरी आलमी जंग उससे छेड़ दी हुई है, ये उनके बकौल। और साथ उन्होंने कहा कि जंग के अंदर जो हमने मिसाइल बनाए हैं हमने उसकी कभी तैयारी रोकी ही नहीं, यानी कि इस जंग के अंदर जो ईरान ने मिसाइल चला रहे हैं दौरान जंग दौरान बनाते जंग भी रहे। हम बनाते रहे। और दूसरा ईरान जो है उसने इस ऑपरेशन को बहुत खुफिया रखा, और अमेरिका की भरपूर इंटेलिजेंस के बावजूद भी मिसाइलों की पैदावारी मराकज जो है उस तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। हमने उसको खुफिया रखा है, पता नहीं चलने दिया हमने कि कहाँ पे हम मिसाइल बना रहे हैं। और साथ साथ उसने कहा कि मिडल ईस्ट जो है वहाँ पे अमेरिका ने 5 दहाइयों से सरमायाकारी की हुई थी, और ये सरमायाकारी कौन सी जंगी थी, लेकिन हमने उसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद करके रख दिया। ठीक है। अब ये जाहिर है, अब कालीबाग साहब का भी बयान है, उन्होंने कहा सब कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा जी यहाँ तो हमें भी मिलेगा कुछ, और अगर हमें कुछ नहीं मिलता तो यहाँ पे फिर कोई और नहीं खेल सकेगा, ना खेलेगा ना खेलन देंगे। ठीक है। उसने कहा जी हम यहाँ पे या तो हमारा तेल बिकेगा, और अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो कोई दूसरा भी अपना तेल यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं बेच सकेगा। और उसने कहा हमारी सिक्योरिटी जो है वो अगर महफूज नहीं होगी तो किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर भी महफूज नहीं रह सकेगा। उन्होंने कहा जी हम बार बार अमेरिका को ये बता चुके हैं कि आप नाए हुर्मुज़ जो है जंग से पहले की हालत में वापस नहीं आएगा। तो कालीबाग साहब जो है ना उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया हुआ है। अब ये जो है ना तीसरी आलमी जंग का असला, मुझे नहीं लगता ये बात कोई इतनी जैनवन है, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो जिस कदर बड़ा मुल्क है उसके पास अभी बहुत कुछ है। चौधरी साहब, ये जो रिपोर्ट आई थी ना, पहले भी लोगों ने इस पे एतराज किया था, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है इतने बड़े मुल्क का असला खत्म हो गया हो, लेकिन हमने जो रिपोर्ट दी थी वो अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट थी। और ये जानबूझ के रिलीज भी की जाती है। फिर मैं कहता हूँ कि कॉग्निटिव मैनिपुलेशन है कि ये दूसरे मुल्क को पहाड़ पे चढ़ाते हैं या बांस पे चढ़ाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा फैल जाए, जिस तरह सद्दाम हुसैन के साथ हुआ। इसी तरह उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट्स थी उस वक्त अमेरिकन अखबारों की और ब्रिटिश सब पूरा मीडिया वेस्टर्न ये कहता था कि सद्दाम हुसैन का मुकाबला हमसे नहीं हो सकता। सद्दाम हुसैन बाहर निकल के फिरता होता था 56 इंच की छाती फैला के यहाँ पे और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बाद उसको पकड़ लिया और मुकम्मल इराक बर्बाद हो गया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आयल वाला जो तेल वाला इलाका है सारे का सारा अमेरिका के पास है, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, दूसरी साइड पे गुर्बत है, एक साइड पे तेल निकल रहा है। उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब लिबिया के साथ कर्नल गद्दाफी के बारे में भी उनका यही कहना था, क्लेम कर रहे थे बहुत बड़ा कि इतना यार बड़ा इसका मुकाबला नहीं हो सकता, और वो फूला हुआ था बहुत ज़्यादा कर्नल गद्दाफी कि मैं पूरी दुनिया को ठीक कर लूंगा। बल्कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान से नाराज हो गया था कि आपने एटमी धमाके किए थे तो आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। कर्नल गद्दाफी इस हद तक उन्होंने उसको बांस पे चढ़ाया हुआ था। अल्टीमेटली क्या हुआ, सेम इसी तरह वेनेजुएला के अंदर जो है ये जो उनके मुतारो उनके बारे में भी यही था कि पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा हुआ है, हम आपका क्या बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो चे गुवेरा हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन देखिए एक रात के अंदर फिर उन्होंने उसको कर लिया। तो ये करते इसी तरह ही है। अमेरिकन का कमाल ये है कि इसी तरह खबरें फैला के और उसके बाद बंदे को बांस पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर उसके नीचे से बांस काट देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो है ना कॉग्निटिव मैनिपुलेशन हो रही है और सिर्फ ईरान को पहाड़ पे चढ़ाया जा रहा है या बांस पे चढ़ाया जा रहा है। ठीक और है। इस टाइप की खबरें दे के डटा रहे, पीछे ना हटे। मतलब आपको लगता है कि हथियार नहीं खत्म, अब उनके पास देखिए बहुत पड़ा हुआ है। खबरें अमेरिकन मीडिया के अंदर चल रही हैं। आज वो डोनाल्ड ट्रंप ये कंट्रोल करना चाहे हो जाएंगे। असला तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है चौधरी साहब, ये तो है। एक दफ़ा आपने बात की थी, आपने कहा था कि डिप्लोमेटिक जो है ना वो इन्हें हासिल होता है कि वहाँ जा सकते हैं कोई भी, उसके लिए एक वर्ड आपने यूज़ किया था, मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है। ठीक है, तो इम्यूनिटी, यस ठीक है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, जितने भी वज़ीर आज़म और सदूर होते हैं वो कहीं पे भी जा सकते हैं, और अगर उन पर कोई जुर्म है भी तो तब भी। अमेरिका तो वो मुल्क है जो किसी का सर्विंग सदर उठा कर ले आता है। ठीक है, मतलब मुझे इनकी समझ नहीं आती चौधरी साहब, ये बदमाशी नहीं तो और क्या है? पावर इज पावर, पावर इज पावर है तो, और ये सबसे पहला प्रिंसिपल है दुनिया का। पावर जो है दुनिया का सबसे पहला प्रिंसिपल, आखिरी भी यही होगा। आखिरी भी यही होगा, लेकिन पावर के ऊपर भी एक पावर है, फिर जब वो खत्म करती है तो कुछ भी नहीं बचता। कौन सी सल्तनत चौधरी साहब आज तक बची है? वो ऐसा ही होता है सर। वैसे तो ये दुनिया 4 मरतबा खत्म हो चुकी है पूरी, उसके बाद ये 5th एक्सटेंशन ऑफ लाइफ इसको कहते हैं। इसके ऊपर कभी बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। 4 मरतबा दुनिया से पूरी जिंदगी वाइप आउट हो चुकी है, उसके बाद 5वीं मरतबा ये स्टार्ट है। जो होमो सैपियन है उनको देख लें, 3 लाख साल तो उनको हो गया, यानी हमें 3 लाख साल, और उसके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है उसके अंदर 10,000 साल या 6,000 साल, 6,000 साल तो मेरे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुए। 10,000 साल के पहले जो होमो सैपियंस थे वो इंसानों की तरह थे, इंसान नहीं थे। होमो सैपियन तो हम है ना। अच्छा, हमसे पहले एक नेanderthal थे, बहुत ज्यादा लोग थे, 4 5 6 किस्म थे इंसानों की इससे पहले। तो ये मोदी कौन सी वाली नस्ल में से है? यार मोदी को छोड़ दे यार तेरी मेहरबानी। अच्छा, नहीं इसे छोड़ सकता नहीं मैं। अच्छा, अगले चौधरी साहब अब ये बताइएगा, मज़ाकरात की बात भी हो रही है, एक साइड पे धमकियां मज़ाकरात, और फिर ट्रंप ने कहा है कि हमले नहीं रुके। मार्को रूबियो ने कहा है आज फिलिपाइन के अंदर, उसने कहा जी कि हमारा ईरान के साथ कॉन्टैक्ट है, ईरान मामलात को सेटल करना चाहता है, लेकिन ईरान संजीदा नहीं है, और ईरान संजीदा होगा तो फिर हम भी सीरियस होंगे। लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि जी उनके साथ
हमारा राब्ता है, साथ उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन उनको सीरियस होना पड़ेगा और ये सीरियस नहीं है और ठीक ये बहुत बड़ा फसादी मुल्क है, ये भी उसने कहा। हम्म, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वहाँ से 2 सोल्जर जो मारे गए हैं, उनकी तकरीब थी, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे किसी ने उससे पूछ लिया कि अब बताएं आपका क्या प्लान है, तो उसने कहा जी हमले बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बड़ा बड़ा जज्बाती सा होकर उसने जवाब दिया था कि हमारी तरफ से तो बिल्कुल आप ये समझ लें कि हमने मौका नहीं देना इनको। मतलब वो सोच रहे हैं कि हमने ईरान को अब तबाह करना है। हाँ हाँ हाँ, जो ऐसा मुझे तो समझ नहीं आ रही है, एक साइड पे ईरान कह रहा है कि हमने भाई यहाँ हम नहीं तो तुम नहीं, ये भी कह रहा है हमने हमले करने ही करने हैं। ये दोनों बड़के मार रहे हैं, ये वाकई कुछ बड़ा कर जाएंगे। ये बड़ा कर जाएंगे मुझे लगता है यार। ये हमारा जो दौर है ना, बड़ा बदकिस्मत दौर होगा कि हमारे सामने इतना बड़ा खौफनाक वाकया हो जाए। ये सारी चीज़ें उस साइड पे जा रही, ये कोई खौफनाक डिजास्टर जो उसकी तरफ जा रही। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह रहम करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चोर साहब, सिकंदर मोमिनी साहब का दौरा हाँ जी, हुआ पाकिस्तान कामयाब में। नहीं हुआ जी, कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि सिकंदर मोमनी साहब जिस टारगेट पे यहाँ पे आए थे, बल्कि उन्होंने ये तक ऑफर कर दी कि हम आपके साथ $10 बिलियन तक ट्रेड करना चाहते हैं। $3 सही। बिलियन को $10 बिलियन तक ले जाए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑफर्स की। वक्त भी बहुत बड़ा लेके आए थे यहाँ पे। लेकिन अभी जो ही वो रवाना हुए गए, तो उसके फौरन बाद दफ्तर खारजा की तरफ से बयान आ गया, और हौजियों से रिलेटेड था कि वो उन्हें वार्निंग देती कि अगर हौजियों ने गड़बड़ की तो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला समझा जाएगा, और बल्कि हमारा जो जहाज़ है उसको अगर आपने रोका तो इसको भी हम हमला समझेंगे और प्रॉपर जवाब देंगे, और फौजी जवाब देंगे हम। तो ठीक है। पाकिस्तान ने उसका जब इस टाइप का बयान दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिकंदर मोमनी साहब हैं, उनका जो दौरा है वो कामयाब नहीं हो सका। वो कुछ ठीक है। यहाँ से लेके नहीं गए। और ये भी ईरान ने बहुत लेट कर दिया हुआ है। बल्कि ये बात दुरुस्त है कि इस मर्तबा ईरान को फील हो रहा है कि हम अकेले हैं, और हमें पाकिस्तान भी अब सपोर्ट नहीं कर रहा, और हमने सबको डिसीव करके या सबकी बेइज्जती करके अपने लिए मसाइल पैदा कर दिए। तो फर्स्ट टाइम ईरान को हीट फील हो रही है ये। और दूसरा ये है कि मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हौजियों ने गड़बड़ कर दी तो पाकिस्तान बिल्कुल ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान मतलब पीछे नहीं हटेगा। ना, सही। अच्छा जो साहब, आखिरी खबर है, उससे पहले छोटी सी चीज़ ये है कि मुझे एक चीज़ का बड़ा गुस्सा है। कल खबर आई कि हड़ताल हो रही है, पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, इन्होंने सारों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की टैंकियां फुल कराई। मैं अभी गाड़ी पे जाके लाया गया, मैं फुल कराओ। अब कल हो रही है हड़ताल? नहीं, अब हड़ताल इन्होंने खत्म कर दी। नहीं, हड़ताल नहीं, कल हो रही है, जुमेरात से जुमा। अब ये पता नहीं करते नहीं हाँ, करते, अब सुबह मुझे तो अब एतबार नहीं है इन सुबह पे। 6 बजे से लेकर कल जुमा 6 बजे तक। मतलब अब ये होगा, ये कंडीशनल कर दी है कंडीशन 1 दिन के लिए। एक दिन के लिए। हाँ, अलार्म थी। आइंदा इनकी बात पे एतबार नहीं करना। जो उन्होंने अपना तेल बेच लिया ना। इन्होंने तेल बेच लिया, सारा पाकिस्तान लाइनों में लग के टैंकियां फुल करा रहा था। स्पेकुलेशंस होती है ना, ये इसी तरह होता है। नहीं, वो खुद उन्होंने कहा था हम हड़ताल कर रहे हैं, खुद करा। चलो ठीक है भाई, था, उन्होंने कहा बकवास यार ये हाँ हम आइंदा करो आप लोग दावा, फिर देखते हैं। अच्छा चलें जो साहब, अब आखिरी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर जो है कि पाकिस्तान के 2 बड़े शहर शदीद खतरे में। इंडिया ने अपना एक डैम खोल दिया है। डैम सलाल है, उसके सारे स्पिल्सवे खोल दिए गए हैं। वहां से पानी की रफ्तार जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर जो पानी है दरियाओं के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। दरिया चुनाव के अंदर पानी बहुत बढ़ गया है, तो अब ये बढ़ता हुआ 48 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा रेला जो है सियालकोट और वजीराबाद दोनों को डैमेज करेगा, बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। हाई अलर्ट पीडीएम ने जारी कर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो आबादियां हैं जो दरिया के अंदर बनी हुई हैं, दरिया के किनारे पर बनी हुई हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि भाई साहब आपकी मेहरबानी यहाँ से मूव कर दें। तो ये हर साल का मसला है, हर साल का स्यापा है जिसको कहते हैं कि जब बारिशें नहीं होती तो हम रो पीट रहे होते हैं कि बारिशें नहीं हो रही, और जब बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, तो हम डूब डूब के मरते हैं। क्या वैसे कौम है, यानी हम पानी की प्लानिंग भी नहीं कर सकते, जबकि इंसान ने जो सबसे पहली प्लानिंग पूरी दुनिया में की थी यहाँ पे जमीन के ऊपर आने के बाद, वो पानी की प्लानिंग थी सही। कि आप वाटर को किस तरह रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो जिंदगी मुमकिन नहीं है ना जी। ना कल्टीवेशन हो सकती है, ना इंसान जिंदा रह सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। अब ये सारा लेकिन पानी समंदर में चला जाएगा। समुद्र में चला जाएगा, अभी चला जाएगा और बहा के ले जाएगा लोगों के घर भी, लोगों के जानवर भी, पूरे पूरे देहात गांव। लेकिन इस पानी को हमने सेव नहीं करना, और अगर करने की कोशिश करेंगे, कोई नहर बनाएंगे, तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी कि ये नहर क्यों बन रही है। तो हम नहीं बनने देते, हम नहीं बनने देते, हमारे ऊपर से गुजर के बनेगी। गुजारी देनी चाहिए। अच्छा तो नाजरीन, ये था व्लॉग। हमारा जो मकसद था वो आपको एजुकेट करना होता है कि जो जो चीज़ हमें समझ आती है आपको एज इट इज बताते हैं। कमेंट में इज़हार जरूर किया करें कि आपको मजीद कुछ ऐसा फील हो रहा है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है। हाँ। और ये आखिरी खबर जो आपने भारत के हवाले से सुन ली, अब आप ये खुद ही सोच सकते हैं। चोई साहब एतराज करते रहते हैं, मोदी को घटिया ना बोलूं तो क्या बोलूं यार बस करिए। पाकिस्तान के अंदर पानी छोड़ के पाकिस्तान को नुकसान दे के इस बदबूदार शख्स को शायद कोई मजा आता है, लेकिन आपको ये बता दें कि आप रात के अंधेरों में करते हैं, हम दिन में आके आपको जूते मार के जाते हैं। कर आप हमारा कभी भी कुछ नहीं सके। 2019 में दिन में जहाज गिराए थे और उसके बाद फजर के टाइम से शुरू होकर 4 घंटे चित्रौल की और तुम लेट गए। तो मोदी हम ऐसे हैं, तुम ऐसे हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।